आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की, जहां उद्धव गुट के लिए आज का दिन बहुत भारी साबित हो सकता है। आज ऑपरेशन टाइगर फुली सक्सेसफुल हो सकता है। महाराष्ट्र में आज शिवसेना के दोनों गुट में हलचल तेज है। थोड़ी ही देर में शिंदे ग्रुप 6 बागी सांसद ज्वाइन करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब से कुछ देर पहले विधानसभा पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने कहा ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल है। वो शाम 4 बजे मीडिया से बात करेंगे। वहीं अब विधायकों की बगावत को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी आज एक बैठक बुलाई है। सांसद तो साथ छोड़कर चले गए, लेकिन विधायक इंटैक्ट रहे, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने आज एक बैठक बुलाई है। देखना चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि सांसदों के बगावत के बाद कितने विधायक उनके साथ हैं। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि आज उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये साफ हो जाएगा कि उद्धव के 20 में से कितने विधायक हैं वो मीटिंग में पहुंचते हैं। इससे पहले जब 14 जून को उद्धव ने मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई थी, तब 9 में से सिर्फ 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे थे, जबकि 5 सांसदों को वर्चुअली जुड़ने का दावा किया गया था। वर्चुअली जुड़ने वाले 5 सांसद के अलावा मातोश्री पहुंचने वाले एक सांसद ने बगावत की, स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मान्यता देने की मांग की है। उधर शिंदे सेना ने दावा किया है कि उद्धव के 20 में से 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, जिसके बाद आज की बैठक पर सबकी नजर है। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बाकी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साहब ठाकरे गुट के नेता सचिन अहिर हैं। खबरें मिल रही हैं कि 6 के 6 जो सांसद हैं वो मुंबई में प्रवेश कर सकते हैं। उनके बाद एक बड़ी पीसी हो सकती है। उसके बाद क्या निर्णय, मुझे लगता है उन्होंने निर्णय लिया है। हर व्यक्ति का व्यक्ति स्वातंत्र है। यही है कि जब पार्टी के चिन्ह के ऊपर चुन के आने के बाद लोगों की अपेक्षा होती है कि पार्टी को कि जो कार्यकर्ता है उनको विश्वास में लेके काम होना चाहिए। जब एक चुनाव से आप जब चुनकर आते हैं तो मुझे लगता है कि किसी से आने से और किसी जाने से कोई पार्टी रुकती नहीं है। हाँ, जरूर इसमें सेटबैक हम जैसे कहे कि हमारे ही खासदार जा रहे हैं तो पार्टी का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको बहुत अलग तरीके से न देखते हुए फिर एक बार पार्टी को आगे इसमें हमारी क्या खामियां थी इसका भी फेर विचार करना पड़ेगा। आज जो है उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल प्लान बना रखा है। जो चुनाव क्षेत्र हैं इन 6 लोगों के, उन वहां जाकर सभा करेंगे। चुनाव क्षेत्र में वो जाएंगे, लोगों को बोलेंगे, लोगों को दिलगिरी व्यक्त करते हुए फिर एक बार कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे कि पार्टी को बढ़ाकर आगे के काल में सांसद हमारे पार्टी का होना चाहिए। माफी क्यों मांगना चाहते हैं? दिलगिरी शब्द का क्यों क्या हो रहा है कि जिनके ऊपर विश्वास रखे, जिनको उन्होंने मत मांगा, जिनके लिए आज वो लोग ही उनके साथ नहीं रहे, तो मतदारों का जो आधार है वो आधार ही नहीं रखा है उन्होंने। अब देखिए, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। सांसद तो टूट गए, लेकिन विधायक ना टूटे, इसकी भी कोशिश अब उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी है। मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये तो तय है कि जो 6 बागी सांसद हैं वो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि सांसदों में तो टूट हो गई, लेकिन अब कितने विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं ये जांच लेना, परख लेना भी उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है। आज होने वाली बैठक के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज शाम को 4 बजे विधान भवन के पास में शिवालय दफ्तर है, शिवसेना का कार्यालय है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे आएंगे और उन्होंने तमाम जो विधायक है, 20 विधायक हैं उनको भी बुलाया है। विधायकों के ऊपर भी अब नज़रें उनकी बनी हुई है, क्योंकि सांसद जो है वो 2 तो हाथ से निकल गया है। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे से भी मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि ठीक है, आप जो गए लेकिन शाम को जो बैठक होगी उसमें कितने विधायक आते हैं वो देखना ज़रूरी होगा। लेकिन ऑपरेशन टाइगर में पहले फेज़ में उनकी प्रायोरिटी ये है कि सांसदों को तोड़ना, और जो काम वो कर चुके हैं, जिसको लेकर शिंदे भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन कोई हम अधूरा नहीं छोड़ते। सीएम ने कल कहा कि ऑपरेशन पूरा सक्सेस हो गया है और बॉडी भी जो है वो ठीक है। तो आज अब से 2-3 घंटे बाद जो है वाईवी चौहान सेंटर में तमाम सांसद पहुंचेंगे और वहां पर वो शिंदे के साथ प्रवेश भी करेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी कहेंगे। अधिकतर सांसद ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के काम रुके हुए हैं और वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे विकास के काम न होने के कारण। यही कारण है कि उन्होंने
विकास के साथ सत्ता के साथ जाने का फैसला किया है। जैसे कल ओम राजे निंबालकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ बैठक की, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास के लिए हमें जाना पड़ेगा। वैसे ही सचिन, अपनी अपनी वजह हो सकती है सांसदों की, लेकिन ये तय है कि उद्धव ठाकरे के साथ ये सांसद है नहीं, ये शिंदे गुट में जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे के पास बचता क्या है। क्या वो अपने 20 विधायकों को इंटैक्ट रख पाते हैं, या जैसा दावा 16 विधायकों के टूटने का किया जा रहा है वो दावा सच होता है। शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। अब शरद पवार के पोते और एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया। रोहित पवार का कहना है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही है। डिलिमिटेशन बिल पास होने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी का शिकार करेगी बीजेपी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी शरद गुट को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शरद गुट के सभी सांसद एकजुट हैं। इस तरीके से ऑपरेशन टाइगर के बारे में बातें चल रही हैं। 6 सांसद टूट चुके हैं। कुछ देर बाद शायद इसकी घोषणा अधिकृत रूप से होगी और सारी जानकारी सामने आएगी। अब लगातार इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं और विपक्ष से रोक नहीं पा रहा। आप लोग किसी भी तरह से रोक नहीं पाए। भाजपा के पास पैसा है, उनके मित्र पक्ष के पास पैसा है, सत्ता है, वो विकास का काम नहीं कर रहे जो राज्य का होना चाहिए। भ्रष्टाचार का काम वहां पे कर रहे हैं और इतना हाई लेवल पे अगर आप पैसे को इस्तेमाल करोगे, बहुत लेवल तक जुडिशरी भी शायद इन्होंने मैनेज की, ऐसी चर्चा है। उसी के साथ अगर आप देखो सीआईडी, ईडी वगैरह ये तो चीजें है ही, तो ये सबका इस्तेमाल करके नेताओं को वहां पे फोड़ा जा रहा है। लेकिन हम अभी भी इस सरकार के खिलाफ वहां पे लड़ रहे हैं। अभी देखो, कल तक एकनाथ शिंदे साहब ऑपरेशन टाइगर के बारे में बहुत बड़े बड़े लेवल तक बात कर रहे थे, लेकिन नासिक का एमएलसी का निकाल अगर देखो तो जो टाइगर का ऑपरेशन करने वाला उसका ही भाजपा ने वहां पे ऑपरेशन कर दिया। उनकी किडनी भी लेके गए, लीवर भी लेके गए, तब तक एकनाथ शिंदे साहब को कुछ पता नहीं चला। तो ये भाजपा जो पक्ष है उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता, ये सिद्ध होने लगा है। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है अमित शाह की ओर से, या जिस तरीके से आज सामना में भी हम देखें संपादकीय उसी और इशारा करता है कि इस्तेमाल किया जा रहा है? डिलिमिटेशन तक डेफिनेटली एकनाथ शिंदे साहब का इस्तेमाल किया जाएगा, सांसद का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार डिलिमिटेशन का कायदा आ गया उसके बाद भाजपा को कोई भी सांसद की वहां पे जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो भी अच्छा टाइम चल रहा है सिर्फ डिलिमिटेशन का लॉ लाने तक है, और उसके बाद जैसे अमित शाह जी ने बोला था एकला चलो हो जाएगा। और अगर आप देखो तो दिल्ली वाले भाजपा के नेता दिखा रहे एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र वाले जो भाजपा के नेता है वो ऑपरेशन एकनाथ शिंदे वहां पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद मुझे यही लग रहा है एकनाथ शिंदे साहब को अभी पता चल जाएगा कि भाजपा के ऊपर विश्वास रख के कुछ फायदा नहीं है। अगला निशान आपकी ओर भी हो सकता है, आपके सांसदों की ओर भी हो सकता है, विधायक आपके टूट सकते हैं। निशाना तो सब पे होगा, अभी हमारे ऊपर होगा, एसपी के ऊपर होगा, लेकिन हमारे नहीं फूटेंगे ऐसे हम सबको लगता है। तो अब देखिए, इस पर शिंदे का भी दावा है कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। शिंदे ये 4 साल पहले भी करके दिखा चुके हैं। उद्धव की सेना को तोड़ चुके हैं, उद्धव से उनकी पार्टी छीन चुके हैं, अब दोबारा से उद्धव सेना को तोड़ने की तैयारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे 27 से 29 जून तक बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसी के तहत मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दीना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा कि जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिन्ह दिखाकर चुना था। उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी, उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षराकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना कशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न किया। ऑपरेशन टाइगर को लेकर शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया है। शिंदे ने कहा कि जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, क्योंकि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो
आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे. ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं, खरं म्हणजे काल त्यांच्या वडिलांच्या हत्येचा खटला कोर्टामध्ये निर्णयासाठी होता. अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मसले पर चुटकी ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और बॉडी भी सलामत है. ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ़ है. आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच की. एसआईटी आज अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप सकती है. 6 दिन में 60 घंटे तक हुई जांच की पूरी जानकारी दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक 150 पन्नों की रिपोर्ट में एसआईटी ने राम मंदिर के कई कर्मचारियों पर एक्शन की सिफारिश की है. हालांकि एसआईटी ने ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया है. मंदिर में पैसे की गिनती और रखरखाव के सिस्टम में खामी बताई गई है. एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट और एसबीआई के कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं जो दान की गिनती में शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दान पात्र में जो रुपया निकाला गया है उसे काउंटिंग सेंटर ले जाने, गिनती करने और रखने का सिस्टम ठीक नहीं है. मंदिर में सोने चांदी के जो जेवर चढ़ाए जाते थे उनका भी रखरखाव और गिनती ठीक नहीं है. रिपोर्ट में चढ़ावे की रकम को बैंक तक ले जाने के तरीके में खामी का जिक्र भी किया गया है. लॉकर की 2 अलग चाबियां होनी चाहिए, वो नहीं है. चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने अब तक 150 लोगों से पूछताछ की है. इनमें से 25 ऐसे लोग हैं जिनका रोल संदिग्ध है. एसआईटी की सिफारिश पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके संकेत एसआईटी के आदेश में भी मिल रहे हैं. एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. जिन कर्मियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है उन पर भी अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है. तो एसआईटी की ये जो रिपोर्ट है ये कितने लोगों पर गाज बनकर टूटेगी या कितने लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा. रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ. रुचि, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था. अब जब ये प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है तो क्या माना जाए, जल्द ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा? ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट ये होगी क्योंकि 60 घंटे तक जो एसआईटी है उसने राम मंदिर परिसर के अंदर पड़ताल की है. करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई है जिसमें ट्रस्ट के कर्मचारी, ट्रस्ट के पदाधिकारी, बैंक के कर्मचारी, बैंक के कैशियर्स, बैंक के ऑफिसर्स और जो एक आउटसोर्स कंपनी थी जो अपने एम्प्लॉयज़ वहाँ लगाती थी जो कैश काउंटिंग का काम होता था. तो ये सारी डिटेल लिखी जाएगी और इस समय जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस समय भी जो एसआईटी है वो एक कमरे में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर रही है. काफ़ी बड़ी रिपोर्ट होगी. ऐसा भी कहा जा रहा है कि एसआईटी कुछ टाइम और मांग सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्योंकि 15 दिन दिए गए थे. 7 दिन दिए थे प्रारंभिक रिपोर्ट देने के लिए और 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है. तो ये आसान काम नहीं है. अब किस तरह के अंदर सिस्टम है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, कहाँ गड़बड़ी होती थी, कुछ अंदाज़ा कि कितनी गड़बड़ी हुई. लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसमें जो नाम होंगे उस पर आधारित करके एफआईआर हो सकती है. अब ये मामला बढ़ता जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी पीआईएल हुई है इसको लेकर और आज उस पर सुनवाई भी हो सकती है. उस पीआईएल में कहा गया है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जानी चाहिए जी. तो मामला बड़ा है. एसआईटी भी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है वो बहुत सावधानी से तैयार कर रही है और समझ सकते हैं इस बड़े मामले में कितने बड़े नाम सामने आते हैं. रुचि, ये देखना जरूरी दिलचस्प होगा क्योंकि उन बड़े नामों की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं. अब एसआईटी ने अपने फाइंडिंग्स में क्या बताया है ये तो रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हमारे सामने आएगा. शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए. राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की रडार पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सबसे ऊपर है क्योंकि टिन्नू यादव के पास राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी थी. इस बीच मंदिर से जुड़े एक और शख्स का नाम सामने आया है. यह नाम है फूलकांत मिश्रा का. फूलकांत मिश्रा के पास राम मंदिर के आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी थी. फूलकांत मिश्रा कुछ साल पहले तक अयोध्या में एक छोटी सी दुकान में रत्न और नग बेचा करता था और लोगों का भविष्य बताता था. लेकिन आज उसके पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं. अयोध्या के पॉश इलाके में उसका अपना बंगला है.
फूलकांत मिश्रा भी टिन्नू यादव की तरह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी बताया जाता है। मंदिर में जहां ट्रस्ट की परमिशन के बिना कोई जा नहीं सकता था, वहां फूलकांत की पहुंच थी। हालांकि फूलकांत के परिवार का दावा है कि उसका राम मंदिर मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है? ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बता दें, सुनिए। अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहां ड्यूटी लगाई थी। फूलकांत मिश्रा और टिन्नू यादव के अलावा एसआईटी की रडार पर मंदिर का एक और कर्मचारी सोमेश आनंद है। सोमेश आनंद इस वक्त राम मंदिर में यात्री सेवा केंद्र में तैनात है। सोमेश आनंद पर आरोप है कि चंदे के पैसे लेकर वो फरार है। हालांकि इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए सोमेश आनंद ने दावा किया कि वो अयोध्या में ही मौजूद है। गोपाल राव से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पहले सोमेश को गोपाल राव का भतीजा बताया जा रहा था। सोमेश आनंद ने कहा है कि वो एसआईटी जांच के बाद बोलेगा। एसआईटी जांच पूरी होने के बाद सामने भी आ जाएगा। राम मंदिर मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एसआईटी पर तंज किया। अखिलेश ने एसआईटी को सावधान करते हुए लिखा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। फिर अखिलेश यादव ने कैमरे पर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी का गठन करना पड़ा, लेकिन इससे चढ़ावा चोरी का सच सामने नहीं आने वाला है। सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना। सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो लोग गुप्त दान दे गए। हमारा धर्म और हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं, वो कभी जानकारी नहीं होने देना चाहते किसी को कि उन्होंने क्या दान दिया है। वो सब गायब निकला है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें, कितना दुखद घटना है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। नीट का री एग्जाम पुख्ता तैयारियों के बीच हो चुका है। 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर के 551 शहरों में एग्जाम में शामिल हुए, लेकिन कुछ जगहों से एग्जाम के दौरान धांधली की कोशिशों की भी खबरें सामने आई हैं। बिहार के लखीसराय के दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा कर इसके 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी छात्रों की जगह एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षा देने पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जिले के 3 सेंटर से सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है। इनमें एम्स, पीएमसीएच और बीएचयू के इंटर्न शामिल हैं। पूरे मामले में बायोमेट्रिक एजेंसी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसके 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में करीब 24 लोग लखीसराय पुलिस की रडार पर हैं और इनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने हर छात्र से 10 लाख रुपए में डील की थी और उन्हें 50 से 70 हजार रुपए एडवांस में दे दिए गए थे।
और नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नीतीश, इस सॉल्वर गैंग के बारे में क्या और जानकारी मिल पा रही है? इतनी पुख्ता तैयारियों के बावजूद अगर सॉल्वर गैंग कामयाब हो रहा है तो सवाल है कि ये कितने अंदर तक घुसे हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर ये कोशिश की गई है। हालांकि कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई और लखीसराय में 4 परीक्षा केंद्र थे कुल, उनमें से 3 परीक्षा केंद्रों पर 9 सॉल्वर को पकड़ा गया है और ये सब मेडिकल स्टूडेंट हैं। कोई पीएमसीएच का है, कोई गया के एनएमसीएच का है, बीएचई की एक छात्रा है और इन सबों से पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसको ये काम दिया गया था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, उसके भी कई कर्मचारी जो है वो पुलिस की रडार पर हैं और ऐसे 21 जो बायोमेट्रिक कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई है और उनमें जो लोग साफ तौर पर संलिप्त पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आधार में भी हेराफेरी की गई थी। जो आधार जिस मूल छात्र का था उसकी तस्वीर हटाकर सॉल्वर की तस्वीर लगा दी गई थी। तो ये सारी चीजें जांच में पता चली है। रविशंकर इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो एक पावापुरी का रहने वाला मेडिकल छात्र है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला पुलिस ने जिस तरह से पकड़ लिया और उसके बाद पूरा गिरोह जो है कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन नीतीश, ये भी कहना होगा कि सिस्टम की मदद से ही ये सॉल्वर गैंग अंदर जाने में कामयाब हो पाते हैं, तो सिस्टम को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।